ठीक है, तो अब है 8:50 14/1/2026। तो यहाँ तक हमने कर दिया था कि समास हमने पूरा कर लिया था। अब हम आ रहे हैं वर्ण के ऊपर। तो हिंदी ये हमने पढ़ा था कि कैसे जो लैंग्वेज होती है वो डेवलप होती है, ध्वनि 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 के बाद वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से वाक्य, वाक्य से भाषा। अब विचारों का आदान प्रदान का साधन जो है वो उसको बोलते हैं भाषा। तो भाषा क्या है? भाषा है विचारों के आदान प्रदान का साधन। हिंदी जो लैंग्वेज डेवलप डेवलप हुई है वो संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। सबसे पहले संस्कृत भाषा थी, फिर पाली एंड सो ऑन। हिंदी की जननी अगर पूछी जाए तो संस्कृत, और हिंदी की उत्पत्ति तो जननी जैसे संस्कृत, ऊ से ए उ अपभ्रंश। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण लिखित में और ध्वनि मौखिक में। भाषा की सबसे बड़ी सार्थक इकाई जो है वो है शब्द, और सबसे बड़ी इकाई है वाक्य। वर्ण और ध्वनि इन दोनों का कोई ये सार्थक नहीं है, तो ये सबसे छोटी जो सार्थक इकाई है वो है शब्द। वर्णमाला, वर्णमाला में वर्ण वे ध्वनि जिनके खंड ना हो। टोटल वर्ण जो है 52 है। तो वर्ण को इन्होंने डिवाइड किया स्वर और व्यंजन। तो ये वो ध्वनि है जो कि अगर हम मुंह से, ये सबसे छोटी ध्वनि होती है, जैसे कै। अब कै को, कै के हम खंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो स्वर और व्यंजन, स्वर 11, कुल स्वर 13, 2 अयोग वाह। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये स्वर जो है, ये स्वर है 11 + 2। अब इनमें कंफ्यूजन होगा कि 13 + 2 है या 11 + 2 है, ये क्या है? तो तुमको एक चीज याद रखनी है, मैक्सिमम। मैक्सिमम है 13। तो जिसको लोग अनलकी बोलते हैं वो वाला नंबर है स्वर। व्यंजन जो है इसमें भी, इसमें जो है इसमें है अब 13। अगर ये याद रख लिए तो ये तो 39 बची गए। लेकिन इसके अंदर हमें बस ये याद रखना है, क्योंकि एक में 2 है और एक में इसको 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 33, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 6। तो टोटल 13, 13 में से 2 गए, 11, 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33, 33 और 6 ये, क्योंकि 13 और इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 39। तो सबको 3 3 से मल्टीप्लाई करना है। स्वर वे ध्वनियां जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए, जो स्वतंत्र रूप से बोली जाए। तो इसके अंदर कैसे है? ए आ, ई उ ऊ, ए आई, ओ औ और री। तो जैसे हमने पढ़ा था 11, तो ये तो हो गए 10 और एक री हो गया। और जो ये अयोग वाह है, अयोग वाह के अंदर है अंग और ए, इसको बोलते हैं अनुस्वार, ऑल्सो नोन एज अनुस्वार, और इसको बोलते हैं विसर्ग। स्वर के जो प्रकार है, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण जब हम बोलते हैं उसके आधार पर इन लोगों ने क्लासिफाई किया तो 3 तरीके से। तो सबसे पहले अगर ऐसे बनाए तो एक तो ये हो गया उच्चारण। उच्चारण के बेस पे 3 हो गए, हासु, ऊंट और दीर्घ। तो अब इसमें हासु, तो देखो दीर्घ का हमें पता है कि दीर्घ जो है बड़ा मतलब उससे होता है, ऊंट जो है वो सबसे बड़ा है, हासु जो है सबसे छोटा है, जो जिनके उच्चारण में कम समय लगे। तो ये मूल स्वर होते हैं। ये 4 है। ए, अब देखो इसके अंदर से देखो ए ई उ, ए ई उ, ये ओ ए ओ, ये सब छोड़ दो, ये इनमें सबसे कम समय लगता है, तो ये मूल स्वर थे। तो इनमें मात्रा तो आने से ही रही, ओ औ ये वाली, ए उ ये तो आने से रही। तो अब ये री और एक ये ए भी हटा दिया इन्होंने, क्योंकि ए तो इनमें फर्क आता है। तो ये बस सिर्फ 4 दीर्घ, जो जिनके उच्चारण में हास्य स्वर से ज्यादा समय लगे, या वो स्वर जिसके उच्चारण में हास्य स्वर से 2 गुना टाइम लगे। तो जैसे आ को किया क्या, ए प्लस ए, ई प्लस ई, ए प्लस ए। ओ ए प्लस औ प्लस औ। तो इसमें इनमें 2 गुना, क्योंकि 2 मूल स्वर टाइप की चीजें आ रही हैं इनमें, मतलब 2 तो मतलब एक तो आ ही रहा है और एक दूसरा भी आ रहा है। तो
आ ई उ ए ओ ए ओ, तो वो 4 थे, ये 7। अब जिनमें दीर्घ स्वर से ज्यादा समय है, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है, तो ये इनको इट मीन्स 3 टाइम्स, ओ को 3 बार बोलो ओम ऐसे करके, तो ये 3 बार राम। तो ये इसका देखो ये 3 है, ये अगर ऐसा बनाओगे तो इसका मतलब होता है 3, इसका मतलब होता है 4, और इसका मतलब होता है वाई टाइप को 5। जीव के प्रयोग के आधार पर, तो सबसे पहले तो उच्चारण के आधार पर हमने बांटे, दूसरा जीव के प्रयोग के। तो जीव के प्रयोग के आधार पर स्वर 3 प्रकार के, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जब स्वर को बांट रहे थे, वर्ण के अंदर वर्ण में थे, वर्ण के अंदर थे स्वर, स्वर को उच्चारण के आधार पर, जीव के आधार पर ह्रस्व प्लुति आ गए। अब उसके बाद जीव के जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्र भाग काम आता है, तो अग्र भाग काम आता है। अब देखो ये वाले तो हमें समझ आ जाते हैं कि भाई ये ए आ ई ए उ उ, तो और ए आई बाद में जाता है, ए आई आ उ ओ आ उ अंग है, ये सब बाद के है। तो इनमें क्या करते हैं हम, सिर्फ शुरुआत के 3 और एक री ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो बच गए वो सारे के सारे यहाँ चले गए, अंग को छोड़ दो, वो क्या है अयोगवा है, और अयोगवा में अनुस्वार और विसर्ग, ठीक है। प्लूत ये तो वो समझ ही आ गया, प्लूत में जिसमें वो आ जाए 3 बार के लिए। अब इसके अंदर दिक्कत है कि ये याद कैसे करूंगी, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ये मध्य स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का मध्य भाग काम आता है, तो ये ए ये सिर्फ एक है मध्य में। और अग्र स्वर के अंदर क्या है, जिनमें आगे का, तो आगे के लिए क्या किया इन्होंने, आगे के लिए इन्होंने इसमें से लिया ये और ये, ई और ए, और जिन स्वरों के जीव का पश्च भाग, अब सारे आ गए, आ उ ओ औ अंग, आ ये अंग ए, ये सब में पीछे आ गया। व्यंजन जो है वे ध्वनियां जो स्वरों की मदद से बोली जाती है, तो स्वरों की मदद से मतलब, अब देखो ये कचट तक, कैचेटे ते पे, तो कचट तक तो यहां से हो गया। अब इनके अंदर क्या हो गया कि ये पंचम वर्ण, अनुनासिक वर्ण, नासिकीय वर्ण, तो ये जो 5वां है ये है पंचम वर्ण, अनुनासिक और नासिकीय, ठीक है। ये हो गया स्पर्श व्यंजन हो गए, ये व्यंजन जो जीव के मुंह से स्पर्श होने पे बोले जाते हैं, तो इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं, ये वाले को, पंचम वाले को, और इनको पंचम अनुनासिक और नासिकीय भी बोल देते हैं। अब ये कह गए गड़े जैसे जय जने तैथे जय झेने तैथे तैथे डे डेने तैथे दे देने पे बे में ये रे लेवे से है। अब यहां तक तो ये हो गया, कैसे कंठ, जैसे तालु, तैसे मूर्धा, तैसे दंत, पैसे ओष्ठ। देखो इन्होंने कैसे क्लासिफाई किया कि जो कंठ से, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, अच्छा ये है वर्ग, कै चे टे ते पे। अब ऊष्म और संघर्षी और संयुक्त और नासिकीय, वे वर्ण जो ये नासिकीय ये नाक में बोले जाए, तो नासिकीय या अनुनासिक या पंचम, और इनको स्पर्श व्यंजन भी बोलते हैं। यहां तक तो हमें आ गया। अब आ गया अंतस्य, ऐसे अंतस्य, अंतस्य कौन से को बोल रहे हैं हम, इनको, ये रे ले वे को, तो ये यहाँ पे आ गई ये रे ले वे, ऐसे व्यंजन जो मुख के अंदर ही बोले जाते हैं, वह ऐसे व्यंजन जो पूर्ण रूप से जीभ से टच ना हो, बस हल्का सा टच हो, जो मुख के अंदर ही, ये रे ले वे, ऐसा जो है ये अंतस्य बोलते हैं। ऊष्म और संघर्ष, ऐसे व्यंजन जो जीभ से पूर्ण रूप से स्पर्श होकर रगड़ खाने लगते हैं और उष्म गर्मी निकलने लगती है, ये बाहर की तरफ आते हैं और बोलते टाइम और बोलने में संघर्ष करना पड़ता है, तो ये हो गया उष्म। और ये, और फिर आ गया संयुक्त, संयुक्त बाद में देखेंगे। तो अब तक हमको समझ आ गया, मतलब कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग, पे वर्ग, अंतस्य, उष्म, संघर्षी, और लास्ट में आ गया संयुक्त। और उधर आ गया पंचम, अनुनासिक, नासिकीय, स्पर्श व्यंजन, नासिकीय जो नाक में बोले जाए, अंतस्य वो जो अंदर बोले जाए, उष्म और संघर्षी वो जो बोलते हुए रगड़क लग के वो संघर्ष बने। इसमें बिंदी के बाद बोल वाला अक्षर देखेंगे, उसमें इसमें दै, तो दै वाले वर्ग के पंचम वर्ण बिंदी होती है,
द वाले वर्ग में पांचवा वर्ण तो जो है, तो जैसे इसमें अगर बंदर या बंदर तो चंचल, पंचांग, तो ये रे ले वे, ये ऐसे व्यंजन है जो स्वर और व्यंजन की बीच की स्थिति से निकलते हैं। जैसे ए गले के नीचे वाले पार्ट से बोला जाता है, टे बिल्कुल मसूदों के पास से बोला जाता है। देखो कचट तक में टे मुर्दा मतलब आगे से बोला जाता है, तो ये जो टे वाले वर्ग है ये उससे बोले जाते हैं। ये बीच से बोला जा रहा है, ये वे को अर्ध स्वर भी बोलते हैं क्योंकि ये स्वर की तरह बोले, क्योंकि ये स्वर की तरह बोले जा रहे हैं, इनको संघर्षहीन भी कहते हैं। तो स्वर और व्यंजन के अंदर भी ये स्वर की तरह आ जाते हैं। रे लंट, ये रे तो ये और वे, तो ये रे ले वे, तो ये तो दोनों चलेगी। लंठिन और प्रकंपित स्वर, क्योंकि ये रे बोलते टाइम ध्वनि लुढ़कती है, जब कोई वर्ण बोलते समय कई बार कंपन हो तो रे, तो रे में क्या है, कंपित प्रकंपित स्वर बोल दिए। और लठकती है, लुढ़कती है मतलब रुकती है, तो ले पार्श्विक स्वर। पार्श का मतलब होता है बगल की साइड से, ले ऐसा वर्ण है, वर्ण वर्ण किस किस के में स्वर और व्यंजन, तो ऐसे जो बोलते समय हवा साइड से निकलती है और जीभ ऊपर को टच हो जाती है। फिर आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन, तो ये कश कै और शय, तैर रे, जय ये सैर है, तो ये दो वर्ण के मेल से बोले जा रहे, इसलिए व्यंजन की डेफिनेशन में सही नहीं है। तो कुल व्यंजन 33, कुल 9, ये 6 व्यंजन की डेफिनेशन में सही नहीं बैठते, और ये 6 में 4 तो संयुक्त व्यंजन है और 4 जो है वो उच्छित व्यंजन है। उच्छित व्यंजन क्या होते हैं, डेड है, तो ये स्पर्श व्यंजन, ये उच्छित व्यंजन। ये जो है डे जो कह, स्पर्श कौन सा है, कह ये जो सारे हैं ये पंचम वाले नहीं, ये सारे के सारी जो जीव के मुंह से स्पर्श होने पे उनमें जीव की जरूरत नहीं होती, तो ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन है, ये सारे के सारे। और जो दूसरे ये जो हो गए ये उच्छित व्यंजन हो गए। उच्छित व्यंजन वो है ऑल्सो नोन एज द्विगुण व्यंजन। तो द्विगुण व्यंजन है वर्ण के प्रकार, तो वर्ण क्या है, उच्चारण के स्थान, अब वर्ण उच्चारण स्थान के आधार पर 5 प्रकार, घोषत्व के आधार पर कंपन के 2 प्रकार, प्राणत्व के आधार पर किसी वर्ण के बोलने पर सांस ज्यादा निकलती है और किसी के प्राणत्व के आधार पर होते। तो इवे में देखो ए का भीतर 2 प्रकार है का वेदा, तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। तो ए का आधार पर वर्ण 5 प्रकार का, अघोष और सघोष कंपन के अकॉर्डिंग, और अल्प प्राण और महाप्राण। तो कंठ का आधार पे अगर वर्ण करना से तो क्या है वो कि अकु और विसर्ग, ए आ, तो इनमें स्वर और व्यंजन दोनों आ, कै वर्ग पूरा का पूरा, और है दे देते थे, दे देने पे फे बे में ये रे ले वे शे है। तो ये है भी जो है, ये भी कौन सा में आ गया, कंठ में है जो है। अब है सिर्फ और सिर्फ ये पूरा का पूरा वर्ग गया और विसर्ग में ए आ गया, ये अयोग हुआ विसर्ग वाला और अनुस्वार वाला नहीं। तालु के अंदर हो गया इचुयस, ई चे वर्ग पूरा, और कु मतलब लगा दिया तो मतलब मात्रा लगा के ये से मतलब ये वाला आ गया और से आ गया। रिटू रस तो टू लगा दिया तो मतलब पूरा पूरा, री मतलब री, रे और से। दंत में तुलसी, टू मतलब लगा दिया तो तू उ मात्रा तू तय वर्ग, ले और से। ओष्ठ में उ तय वर्ग या उपु बोल दो इसको भी, उपु। अघोष में जिसमें कंपन ना हो तो 1 और 2 और उस से है। सघोष जिसमें कंपन हो 3 4 5 प्लस अंतश, ये रह ले है। अल्प प्राण उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, 1 3 5 अंतश उच्चारण में मुख से, और ये उस में व्यंजन। तो ये पूरा का पूरा हमने अपना वर्ण मतलब वाला और वर्णमाला जो थी वो पूरी की पूरी कर दी। अब आएंगे हम शब्द पे।
और शब्द को क्लासिफाई करेंगे, और फिर उसके बाद संज्ञा। तो पहले तो इन्होंने बोलना, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई भी चीज, ये शुद्ध उच्चारण के लिए इंपॉर्टेंट है कि कैसे बोला जाता है, ए को बोलते वक्त कैसे ध्वनि निकलेगी। अगर ये इंपॉर्टेंट है कि जब तुम कोई चीज रेडियो पे सुन रहे हो तो उनका प्रॉपर अर्थ सुन सको, वो उसी आवाज, उसी ध्वनि, उसी तरीके से निकले। तो उनको क्लासिफाई किया गया, उनके बेस पे इन्होंने कैसे वर्ण बनाए, और ये वर्ण का मतलब क्या है। अगर तुम ए को आ की तरह बोलने लग जाओ तो ऐसा तो है नहीं कि, तो इसलिए ये चीजें बताई जा रही है कि कौन से स्वर, स्वर क्या है, 11 स्वर है, 2 ये है, व्यंजन 33 है, 6 उसके बाहर आ जाते हैं, इनमें से कौन से कैसे बोले जाते हैं, कौन से ध्वनि के आधार के ऊपर कैसे कैसे चीजें बनाई गई। फिर उसके बाद इसने बताया कि बोलते वक्त कहाँ टच करनी है, तो ये तुम्हारे वाचन को सही करेगी। व्यंजन जो है, जो सुरों की मदद से बोली जाती है, नाक में कौन सा बोलना है, ये ऐसे अगर तुम पढ़ भी रहे हो तो इस बिंदी का मतलब किधर से आएगा। फिर लंठिन स्वर है कि रुक के बोलना है, लय हो गया, संयुक्त व्यंजन हो गया, तो ये बोलने के लिए कि मतलब कैसे शुद्ध उच्चारण करना है। तो वर्ण हो गया उच्चारण के स्थान पर, और घोषत्व के स्थान पर, प्राणत्व के आधार पर। फिर इनमें से कौन से कंठ से बोले जाएंगे, तालु से, मूर्धा से। तो अभी अकु, इचुयस, रिटुरस, तुलसी, अपुपु, तो ये 5 तो इधर से आ गए। फिर उसके बाद दूसरे आ जाएंगे। तो ये आज अब दूसरे इसकी बात करेंगे।